हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। देखिए, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, एक तो है ऑर्गेनो और दूसरा है मेटेलिक। ऑर्गेनो वर्ड है, ऑर्गेनो का मतलब किससे होता है? ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन कंटेनिंग। क्लियर? मेटेलिक मतलब क्या होगा? मेटल। तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पर मेटल डायरेक्टली कार्बन से अटैच होता है उसको अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ऑर्गेनिक वर्ड सिर्फ कार्बन के लिए नहीं होता, किसके लिए होता है? हाइड्रोकार्बन से। तो अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल डायरेक्टली कार्बन से अटैच हो और वो कार्बन हाइड्रोकार्बन का पार्ट हो, तब उनको अपन बोल देते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो लिखेंगे कंपाउंड्स इन विच मेटल डायरेक्टली attach with carbon and carbon comes from हाइड्रोकार्बन। और ये कार्बन किससे आना चाहिए? हाइड्रोकार्बन से। तो इस टाइप के कंपाउंड उनको अपन क्या बोल देंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दोबारा से बता रहे, ऑर्गेनो मतलब होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन कंटेनिंग, यानी जिसमें कार्बन कंटेनिंग का मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक में किससे होता है? हाइड्रोकार्बन से। तो मेटल जब हाइड्रोकार्बन से डायरेक्ट अटैच होता है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। देखो, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है Na2CO3। यहाँ पर मेटल वो कार्बन से अटैच है, लेकिन कार्बन है वो हाइड्रोकार्बन का पार्ट नहीं है। जैसे CaC2 कार्बन से कैल्शियम जुड़ा है, मेटल कार्बन से जुड़ा है, लेकिन हाइड्रोकार्बन का पार्ट नहीं है। सोडियम साइनाइड है, एसेट्रा आर नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। OMC का मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। साथ में बेटा यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे मैं आपको ये बताऊँ, कुछ मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल्स हैं, उनके हाइड्रोकार्बन है, उनको भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में इन्वॉल्व किया गया। Some metals and metalloids like ये हैं फॉस्फोर, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बेरिलियम। इनके है ना जो इनके देखोगे आप बोरॉन वगैरह हैं, कुछ एक्सेप्शंस के अंदर आते हैं। अगर मेटल और मेटेलॉइड है, इनके अगर आप हाइड्रोकार्बन देखोगे तो उसको भी किस में इन्वॉल्व कर रखा है इन्होंने? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। अब देखो, फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज, ये था जीसे सॉल्ट। कौन था? जीसे सॉल्ट। और इसको डिस्कवर्ड किया था WC जीसेन। जैसे सॉल्ट है, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था जिसको किसने डिस्कस किया था? WC जेसन। याद करो क्या होता है? KPtCl3 nita2 CS2 डबल बॉन्ड CS2। तो यहां पर आप देखोगे ये वाला जो हाइड्रोकार्बन है ये किससे अटैच है? डायरेक्ट मेटल से। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ध्यान देंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें मेटल डायरेक्ट कार्बन से अटैच है, और कार्बन किसका पार्ट होता है? हाइड्रोकार्बन का। फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा है? जिससे सॉल्ट। जहां पर ये वाला जिससे सॉल्ट में कार्बन है या हाइड्रोकार्बन, ये डायरेक्ट किससे अटैच है? मेटल से। क्लियर हुआ? अब देखो, इनको कैटेगराइज करते हैं। मेटल और कार्बन के बीच में प्रेजेंट बॉन्ड है उसके बेसिस पे लिखेंगे। इसको उतार लो, लिखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स are followings on the basis of bond between metal and carbon. On the basis of bond between metal and carbon। मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला मैं लिख रहा हूं आयनिक बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, आयनिक बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसका मतलब मेटल और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा।
तो ये लिख सकते हो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड कार्बन। मेटल और कार्बन इसके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? आयनिक। जैसे मैंने ये बना दिया, ये सोडियम प्लस है, साइक्लोपेंटाइड डाइनाइल है, इसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स बना रखा है इसका, ये जानते हो नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में ये मेटल है, ये कार्बन है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। तो इनमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है कैटाइन और एनाइन के बीच में? आयनिक बॉन्ड। तो इसको क्या बोल दोगे? आयनिक बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? दूसरा देखो, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इट मींस मेटल और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड कार्बन, मेटल एंड कार्बन इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जैसे आप याद करो, आप पढ़ते हो जैसे CH3Li है, मेटल है, वो कार्बन से अटैच है सिग्मा बॉन्ड से। याद करो गिग्नार रिएजेंट RMgX, ये एल्किल ग्रुप होता है कोई, ये मैग्नीशियम मेटल है, इसके साथ में किससे जुड़ा होता है? सिग्मा बॉन्ड से। ऐसे देखो R2Zn फ्रैंकलिन रिएजेंट, इन सब में क्या है? मेटल है, वो किसी एल्किल ग्रुप के साथ में सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है। ऐसे देखो Al2CH3 6, यहां पर भी कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है एल्यूमिनियम और कार्बन के बीच में। तो जहां पर मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इन दोनों को उतारो, पाई वाला इंपॉर्टेंट है। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहां पर देखो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है? मेटल और कार्बन है वो आपस में पाई बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। इसका मतलब देखो क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन है उसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली अटैच होते हैं मेटल से। दोबारा से बोल रहा हूं, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज डायरेक्टली अटैच विथ metal is known as pi bonded organometallic compound। या आप ये कह सकते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट डोनेट हो रहा है मेटल को। दोबारा से बता रहे, कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड होता है, हाइड्रोकार्बन का पाई बॉन्ड है वो डायरेक्ट किससे अटैच होता है? मेटल से। उसको अपन बोलते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल है जिसे सॉल्ट KPtCl3 eta2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पे देखो क्या होते हैं, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट किससे जुड़े होते हैं? मेटल से। कैसे जुड़ते हैं इसको अपन डिटेल में देखेंगे। उतारो इसको, पॉज करके उतारो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कंसंट्रेट करना बेटा। यहां पर जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो एक तो इससे बन रहे हैं और एक इसके बाद में पढ़ेंगे अपन सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उतारो इसको, देखो इसको मैं डिटेल में बता रहा हूं। जिससे सॉल्ट, तो हेडिंग लिखेंगे बॉन्डिंग इन जैसे सॉल्ट है इसके अंदर बॉन्डिंग। तो इसमें बॉन्डिंग होता है तो यहां पर दो पार्ट होते हैं। ये लिख सकता हूं, इट कंसिस्ट 2 पार्ट। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। बेटा देखिएगा, पहला पार्ट मेटल है, ये डबल बॉन्ड CH2, तो ये पाई बॉन्ड ये इसको डोनेट होता है। किसको? मेटल। आपको ये पता मेटल इसके पास में क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल। तो मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल को ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्लियर हुआ? यानी यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है? मेटल के अंदर होता है। या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये मेटल है, इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है। जैसे मैं प्लस मान लो, ये माइनस वाला है, ऐसे ये वैकेंट ऑर्बिटल। CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसके पास में पाई बॉन्ड ऐसे दिखा सकते हो आप, लेटरल ओवरलैपिंग से बना हुआ।
ऐसे, ये क्या होगा, प्लस वाला लो वाला है, और ये क्या होगा, माइनस। क्लियर हुआ? तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में देखो बेटा, अपन ये जानते हैं एल्कीन होता है, इनके पास में भी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, और आपको इससे पहले भी बताया हुआ है, डिटेल में भी बताया था। तो ऐसे लिगेंड जिसके पास में पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट होंगे, वहां पर मेटल अपने इनर फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके सिनर्जिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। देखो सेकंड पार्ट में, पहला क्लियर है, सेकंड में देखो क्या होगा। मेटल के इनर फील्ड ऑर्बिटल, ये इनर फील्ड ऑर्बिटल है, इनर फील्ड ऑर्बिटल, ये क्या करेंगे, ये इधर तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन चुका है, ये तो बॉन्ड बन चुका है इसमें। तो इसके पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट होंगे, वो इसके साथ में ओवरलैप करेंगे। देखो पहले में तो क्या होता है, पाई इसको डोनेट करता है। सेकंड में क्या होता है, मेटल के इनर फील्ड ऑर्बिटल है, इसके पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट, पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट है, उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं इधर, और इस टाइप से जो बॉन्डिंग होती है उसका नाम क्या होता है, सिनर्जिक बॉन्ड या पाई बैक बॉन्डिंग। क्लियर हुआ? तो यहां पर इस टाइप से आप देखोगे, इसका रिजल्टेंट अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो आप ये लिख सकते हो, ये मेटल है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल है, इसको तो कार्बन के जो पाई बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन है वो आए इसके पास, तो पाई बॉन्ड और डायरेक्ट अटैच हुआ। दूसरा, इसके जो एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल थे, जैसे मैंने ये प्लस माइनस ये मान लिया, तो जो इसके इनर फील्ड ऑर्बिटल है प्लस माइनस, ये इसके साथ में सिनर्जिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं इस टाइप से। तो यहां पर पाई बॉन्ड डायरेक्ट अटैच होने के कारण इसको क्या बोल देते हैं, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो इसको कैसे लिखा था अपन ने, K+, ये देखो ये होता है Pt Cl और ये CH2 ये डायरेक्ट अटैच है, इसके साथ में सिनर्जिक बॉन्डिंग भी होगी, ये Cl। अब देखो मैं एक चीज और बता देता हूं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक चीज और देखो, जैसे सॉल्ट में अपन ने ये लिखा था Kpt Cl3 eta2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, हालांकि पहले भी बता दिया था, दोबारा बता रहे। इटा क्या होता है, हेप्टासिटी, जो कार्बन के नंबर को बताती है, जिसके इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के पास में डोनेट होते हैं। अब देखो ये PTCl बॉन्ड है, ये सिस PTCl बॉन्ड है, सिस PTCl बॉन्ड, और इसके जो अपोजिट है वो कौन सा हो गया, ट्रांस PTCl बॉन्ड, ये वाला ट्रांस PTCl बॉन्ड है, ये सिस PTCl बॉन्ड है, ये वाला ट्रांस PTCl बॉन्ड है। बेटा इसकी बॉन्ड लेंथ होती है सिस वाले की 230 पिकोमीटर ऑलमोस्ट, और यहां पर होती है 234 पिकोमीटर। इट मींस ट्रांस वाले का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इट मींस ट्रांस बॉन्ड इलांगेट है। और ये बड़ा क्यों हो जाता है, ट्रांस PTCl bond is elongated because its electron is pulled towards metal, and this effect is known as trans effect। दोबारा से मैं बोल रहा हूं बेटा, यहां पर जो PTCl है, एक क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर, सिस PTCl बॉन्ड और ट्रांस PTCl बॉन्ड में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ट्रांस की, और इस इफेक्ट का नाम होता है ट्रांस इफेक्ट। ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन किस साइड में पुल कर देता है, ये PT की साइड में, क्योंकि इधर बेटा जब डायरेक्ट यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसके एंटी बॉन्डिंग में होता है, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब मेटल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो इसके बीच का बॉन्ड ऑर्डर वो वीक होगा, जिससे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो ट्रांस PTCl बॉन्ड इज इलोंगेटेड बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड टुवर्ड्स मेटल।
मैं देख रहा हूं नीचे का दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बेटा दिखाई दे रहा है। दोबारा से एक बार बता रहे हैं, जैसे सॉल्ट में इट कंसिस्ट 2 पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें पाई बॉन्ड डायरेक्ट अटैच हो रहा है। उसके बाद में इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो वैकेंट होते हैं उससे मेटल से इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो पाई बॉन्ड डायरेक्टली मेटल से अटैच होने के कारण इसको क्या बोल देते हैं? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहाँ पे ध्यान में रखना है जैसे सॉल्ट के अंदर जो ट्रांसपीटीसीएल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है वो सिस पीटीसीएल बॉन्ड से ज्यादा होती है। यहाँ पर सिस और ट्रांस किसके रेस्पेक्ट में है? इथाइलिन ग्रुप के। क्लियर हुआ? उतारो। बहुत सिंपल सा है, पाई बॉन्ड है पहले अटैच, वैकेंट ऑर्बिटल से इसका पाई बॉन्ड डायरेक्ट अटैच होने के कारण इसको पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल देते हैं। और एग्जांपल बता रहे, पॉज करके उतार लो। जैसे इससे पहले भी आपको बताया था फेरोसिन, जैसे और एग्जांपल बताएं फेरोसिन। फेरोसिन ये होता है Fe(eta5)C5H5 होल ट्वाइस, याद है ना? इस टाइप से ये होता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। इसको मैं डबल बॉन्ड है, ये नेगेटिव होता है तो इसको रेजोनेंस में होने के कारण मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये Fe है, या तो प्रत्येक कार्बन से ऐसे अटैच करके दिखा दो जिससे क्या आ जाएगा, एक साइक्लिक रिंग में कितने कार्बन है? 5, तो ईटा कितना हो गया? 5। तो यहां पर भी पाई बॉन्ड है वो डायरेक्ट किससे अटैच है? मेटल से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। साथ में देखो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं मेटेलोसिन। फेरोसिन कौन से बोलते हैं? एक वर्ड होता है मेटेलोसिन। देखो मेटेलोसिन क्या है? जब कोई मेटल दो सेम कार्ब साइक्लिक रिंग के बीच में प्रेजेंट हो तो इस टाइप के बने हुए सैंडविच कंपाउंड मेटेलोसिन होते हैं। दोबारा से बोल रहे, व्हेन metal is present between 2 carb cyclic ring then this type formed sandwich compound। देखो सैंडविच ऐसा ही होता है ना, सैंडविच जैसा, तो इस टाइप के जो सैंडविच कंपाउंड है उसको बोल देते हैं मेटेलोसिन। लिखो when metal is present between 2 carb cyclic ring, metal is present between 2 carb cyclic ring then formed sandwich compound। sandwich compound is known as मेटेलोसिन। जैसे यहां पर आयरन प्रेजेंट था, फेरस प्रेजेंट था, तब इसको क्या बोल दिया? फेरोसिन। क्रोमियम प्रेजेंट होता है क्या होता है? क्रोमोसिन। देखो जैसे मैंने यहां लिखा क्रोमियम eta6, ये बेंजीन रिंग है ट्वाइस। तो 2 कार्ब साइक्लिक रिंग ऐसी होंगी ना बेंजीन की, जहां पर पाई बॉन्ड है वो डायरेक्टली किससे जुड़े होंगे? मेटल से। 6 हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 इसके हो जाएंगे, इसलिए ईटा कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे 2 कार्ब साइक्लिक रिंग के बीटवीन मेटल आता है तो सैंडविच कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? मेटेलोसिन। क्रोमियम प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे? क्रोमोसिन। क्लियर हुआ? तो ये थे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी जहां पर एक पाई बॉन्ड है वो डायरेक्ट किससे अटैच होता है? मेटल से। क्लियर हुआ? तो जैसे सॉल्ट और मेटेलोसिन, इसके एग्जांपल उतारो फिर नेक्स्ट पढ़ते। 4th नंबर अपन पढ़ेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो सिग्मा और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसका मतलब मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है एज वेल एज पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई दोनों का पॉसिबल होते हैं, याद करो। पाई एसिड लिगेंड, जहां पर मेटल के पास में मेटल लिगेंड के लॉन पेयर को गेन करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, साथ में ऐसे लिगेंड जिनके पास में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, वहां पर मेटल अपने इनर फील्ड ऑर्बिटल है उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके पाई बॉन्ड बनाता है, जिसको पाई बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं। देखो ये होता है मेटल कार्बोनिल, इसका एग्जांपल है मेटल कार्बोनिल, ये ध्यान में रख लेना। मेटल कार्बोनिल होता है बेटा, इसको भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में शामिल करते हैं, मेटल कार्बोनिल्स को। देखो इसमें बॉन्डिंग कैसे होगी?
इट ऑल्सो कंसिस्ट टू पार्ट, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। ये मेटल है, इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, ये कार्बोनिल CO, ये CO है, तो इसके पास में क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर प्रेजेंट। तो पहले ये क्या करेगा, मेटल है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल है, उसको अपने लॉन पेयर डोनेट करेगा। ये होगा फर्स्ट। साथ में आपको ये पता होता कार्बोनिल होता है इसके पास में पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और वैकेंट है। मैं एक चीज और बता देता हूं, इसका जो ये लॉन पेयर है या ये बोल देते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो होता है, जिसको आप बेटा केमिकल बॉन्डिंग देखोगे वहां पर इसको डिटेल में बताएंगे, वहां पर देखना इसके लेक्चर में डिटेल में दे रखा है कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इसमें स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होते हैं। इसका होमो होता है, इसमें क्या होता है, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। क्योंकि आगे बेटा 2-3 क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए चीजें अपने को पता होनी चाहिए कंसेप्ट का। तो CO इसका होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होते हैं, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफर कर रहे हैं। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो सेकेंड पार्ट इसका, अब यहां पे सिग्मा तो बन गया, लेकिन मेटल के जो इनर फील्ड ऑर्बिटल है, ये मेटल के इनर फील्ड ऑर्बिटल है, इसके साथ में सिग्मा बॉन्ड तो बना लिया CO ने, ये इसके इनर फील्ड ऑर्बिटल है, इनर फील्ड ऑर्बिटल है, और इसके पास में प्रेजेंट होते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल। मैं यहां पे बना रहा हूं, ये पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल, याद करो पाई एसिड लिगेंड में पढ़ा भी था। तो यहां पे क्या होगा, जो इनर फील्ड ऑर्बिटल है उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस में होगा, इसके वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, इस टाइप से। ये इस टाइप से ट्रांसफर होगा। इस टाइप से ये जो बैक डोनेशन से होता है, पहला तो कौन सा बॉन्ड बनाया, सिग्मा, उसके बाद में यहां से सेकेंड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग, या इसी का दूसरा नाम होता है सिनर्जिक बॉन्ड, सिनर्जिक बॉन्ड। तो मेटल कार्बोनिल है, वहां पर सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इट ऑल्सो कंसिस्ट टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट में इसका होमो वो अपने लॉन पेयर को ट्रांसफर करेगा, सेकंड में क्या होगा, इनर फील्ड ऑर्बिटल से अपने एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर जो बैक बॉन्डिंग होते हैं उसी का दूसरा नाम क्या होता है, सिनर्जिक बॉन्ड। क्या रियल में यहां पर सिनर्जिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ क्या, इसके अपन एविडेंस देखेंगे। ध्यान रखना यहां पर इसका जो होमो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। देखो इसको उतारो, पॉज करके उतारो। तो आपको बता रहे एविडेंस ऑफ सिनर्जिक बॉन्ड, एविडेंस ऑफ सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जिक बॉन्ड इसका एविडेंस आपको दे रहे हैं, एविडेंस ऑफ सिनर्जिक बॉन्ड। देखो क्या वास्तव में यहां पे सिनर्जिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था क्या, उसका एविडेंस बता रहे हैं। पहला देखो, या एक ही बता देते हैं, अपने सिलेबस में एक ही है। जैसे मैं यहां पर इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें, कार्बन ऑक्सीजन, CO में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर आइसोलेटेड में देखोगे, आइसोलेटेड इन आइसोलेटेड CO, तो ये कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है CO की वो मिलती है 1.128 एंगस्ट्रॉम, ये मिलेगी। बट इन मेटल कार्बोनिल में देखोगे तो यहां पे मिलेगी 1.150 एंगस्ट्रॉम, यानी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ा है यहां पर, ऐसा क्या हुआ है, देखो एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, एक्सप्लेनेशन देखना इसमें।
पहले बेटा इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर, पहले देखो फ्री सीओ को देखा आपने, फ्री सीओ है, इसके अंदर अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो कितना होता है 3 सीओ के अंदर। अब जब इसने सिग्मा बॉन्ड यहां पे बनाया सीओ के साथ में, मेटल के साथ में जब सिग्मा बॉन्ड है तो इसने अपने एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए और बेटा एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हुए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बढ़ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर यहां पे कितना होगा, 3 से ज्यादा। ये स्लाइट एंटीबॉन्डिंग करैक्टर होता है तो 3.5 से कम होगा। उसके बाद में यहां पे क्या हुआ, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद में यहां पे क्या हुआ, यहां पर मेटल है, उसने यहां पे क्या किया, सिनर्जिक बॉन्ड बनाया। यहां पर इसने सिनर्जिक बॉन्ड बनाया, तो सिनर्जिक बॉन्ड बनाया तो मेटल के इलेक्ट्रॉन किसमें गए हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। और जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए और एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। और यहां पर जो ये बॉन्ड ऑर्डर का एविडेंस मिलेगा तो वो बॉन्ड ऑर्डर क्या मिलेगा, 3 से कम हो जाता है, 2.5 से ज्यादा होगा और 3 से कम होगा। और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज। इससे यहां पे क्या होगी, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन ये इंक्रीज। तो यहां पे देखो फ्री के अंदर तो कितनी थी, जब फ्री कार्बोनिल था, आइसोलेटेड कार्बोनिल था, वहां पर 1.128 और मेटल कार्बोनिल वहां पर 1.150। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ी, ध्यान देना बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर कब कम होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग में। इसका मतलब यहां पर सिनर्जिक बॉन्ड वो इफेक्टिवली फॉर्म हुआ है। क्लियर हुआ, तो ये उतारो, फिर से बताया, मेटल कार्बोनिल में पहले तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो इससे तो क्या होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, जिससे तो बॉन्ड लेंथ और कम होनी चाहिए, लेकिन बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है। इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल उन्होंने इसके मेटल के इनर फील्ड ऑर्बिटल उससे इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ये फर्स्ट कंडीशन में होना चाहिए, लेकिन इफेक्टिवली ये होता है क्योंकि सिनर्जिक बॉन्ड से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन जाने से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, जिससे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। एक इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का भी आता है कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। उसको भी मैं बता देता हूं थोड़ा। उतार लिया, पॉज करके उतार लो। देखो देखो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है सी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ इन सीओ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं बेटा। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है सीओ को कार्बन ऑक्सीजन के अलोंग स्ट्रेच करना। क्लियर हुआ। और न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई। तो ये कह सकते हो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी सीओ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ के बॉन्ड ऑर्डर। हालांकि इसका फॉर्मूला भी होता है 1/2π√k/u, अपने कोई काम का नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं हो इसलिए सिर्फ इतना बता रहे। अब देखो आगे, अगर किसी मेटल कार्बोनिल पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, देखो दो टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं। एक तो बेटा यहां पर बॉन्ड बन रहा है मेटल और कार्बन के बीच में, एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, यहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है इसमें। तो यहां पर ये वाला बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी सिनर्जिक बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन सीओ के एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर कार्बन ऑक्सीजन का डिक्रीज होगा। इसका मतलब मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगा तो कार्बन ऑक्सीजन का कम होगा। क्यों? क्योंकि मेटल से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर कार्बन पे होंगे, सीओ पे होंगे, तो ये बॉन्ड सिनर्जिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, लेकिन सीओ का खुद का क्या होगा, डिक्रीज। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहे हैं, उसके एंटी बॉन्डिंग। और बेटा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो ऐसा मेटल जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, ध्यान देना, जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो सिनर्जिक बॉन्ड भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा उतना ही वीक ये होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, पॉजिटिव चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ट्रांसफर कम होगा, सिनर्जिक बॉन्ड वीक होगा तो ये वाला बॉन्ड कंपेरेटिव स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप ये कह सकते हो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल या नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ सिनर्जिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ सिनर्जिक बॉन्ड या स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। और सिनर्जिक बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि बेटा नेगेटिव जितना ज्यादा होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है तो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर CO के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में होगा। तो आपको ये पता है ये वाला बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो ये क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO। या कह सकते हैं जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा नेगेटिव होने पे, ये बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, तो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज। या ये कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? या ये कह सकते हो ये मेटल और कार्बन का बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। ठीक है, जैसे मैंने कैसा लिखा यहां पर पूछा हुआ नीट का MnCO6, इस पे नेगेटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, CrCO6 ये न्यूट्रल है, और दूसरा मान ले तो वेनेडियम का CO6 नेगेटिव, सभी ये रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब इनके अंदर आपको पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर, CO बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, तो बेटा नेगेटिव जितना ज्यादा होगा वहां पर मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ तो उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा नेगेटिव होता उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन CO के एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग में CO के जाने से बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा सबसे कम, और इसकी डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा। ऐसे ही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, तो नेगेटिव मेटल की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, वही सेम कंसेप्ट। ऐसे मेटल कार्बन का ऑर्डर आ जाएगा, मेटल कार्बन का देखोगे बॉन्ड स्ट्रेंथ मेटल कार्बन, तो नेगेटिव जितना ज्यादा होगा सिनर्जिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ अगर देखोगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो ये था बेटा सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो एक और मैं बता देता हूं कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जैसे मैंने यहां पे लिखा CH3Li, दूसरा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CAG, थर्ड है C2H5ONa, फोर्थ है CaC2। कौन सी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो मेटल डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया। यहां पर भी देखो मेटल डायरेक्ट Ag है, मेटल कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये आइन है, एल्काइन है, ये भी क्या होगा प्रोपाइन है, ये किसका पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन, तो ये भी होगा। यहां पर मेटल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। यहां पर कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन हाइड्रोकार्बन का पार्ट नहीं है। तो ये थे बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ध्यान रखना पाई बॉन्डेड जैसे सॉल्ट का, और दूसरा ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, CO वाला कंसिस्ट 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट में लॉन पे डोनेट करता है जिसके अंदर उसके होमो में स्लाइट एंटीबॉन्डिंग कैरेक्टर होते हैं, सेकंड में सिनर्जिक बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा सिनर्जिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। सिनर्जिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब उतनी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन गए, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने से CO का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। उतारो इसको।